डियर एस्पिरेंट्स, इंटरनेशनल लॉ पे लेक्चर सीरीज का ये हमारा चौथा लेक्चर है और जिसमें हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट शुरू होती है तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को ही उसका सब्जेक्ट माना जाता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ती गई। इंडिविजुअल का जो स्कोप है बिफोर इंटरनेशनल लॉ वो वाजी होता गया। और आज आप भी अगर ऑर्डिनरी अगर ये देखा जाता है कि जो सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट्स हैं उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ की बात की जाती है अंडर इंटरनेशनल लॉ, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूर देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी उस स्कोप से बाहर नहीं हैं। उस हवाले से तीन जो थीरीज़ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है एज ए सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के हवाले से। और जो पहली थ्योरी है वो ये है कि स्टेट्स एज इंटरनेशनल लॉ। तो इसके मुताबिक क्या है, जो सिर्फ स्टेट्स होती हैं वही एक्चुअल सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ का। इसमें अगर इसके एक्सपोनेंट्स, इसके जो हामियों की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोफेसर अपन ही वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस हवाले से। और साथ साथ सोवियत यूनियन और रशिया जो वो इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट्स हैं वही सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ का। लेकिन इस पे जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वो ये किया जाता है कि अगर स्टेट्स ही इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट हैं तो जो कन्वेंशंस, जो ट्रीटीज़ हैं या जो अग्रीमेंट्स हैं वो इंडिविजुअल्स के हवाले से जो की जाती हैं फिर उनकी क्या हैसियत है। अब अगर आप देखें कि जो अगर आप जो केसेस हैं पायरेसी के, तो आप वो जो चूँकि पायरेसी जो है एक इंटरनेशनल क्राइम है तो उस वो क्राइम भी इंडिविजुअल कर रहे हैं तो फिर स्टेट्स ही कैसे सब्जेक्ट हो सकती है अगर आप इंडिविजुअल्स को भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर 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 उसको डील कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर स्लेव्स का केस देखें तो स्लेवरी अगर प्रोहिबिटेड है अंडर इंटरनेशनल लॉ तो वो स्लेव इंडिविजुअल्स ही हैं। तो फिर आप इस तरह जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को सब्जेक्ट डिक्लेयर करना वो ठीक नहीं है। तो ये एक क्रिटिसिज्म किया जाता है इस थ्योरी के ऊपर। इस तरह जो दूसरी थ्योरी जो जन्म लेती है वो ये है कि इंडिविजुअल्स एज सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि जिसमें क्या है कि जो सब इंडिविजुअल्स हैं एक्चुअली वही सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ का। क्योंकि जो सब स्टेट्स हैं वो एक एग्जिस्टेंस नहीं है उनकी। जितने भी जो वर्किंग होती है, जितने भी अगर क्राइम्स कमिट होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी जो कि इंडिविजुअल्स की होती हैं। पनिश किया जाता है तो इंडिविजुअल्स को किया जाता है। तो इसलिए जो इंडिविजुअल्स हैं एक्चुअली वही सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। इस तरह जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट्स आर एक्चुअली द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। ये है वेस्ट लेक इस बारे में जो अपनी राय देती है वो ये है। इसके साथ जो मोस्ट और एक और इम्पोर्टेंट जो 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 प्रोपोनेंट है इस थ्योरी के वो हैं इसके कैल्सन। कैल्सन ये कहते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ। मतलब क्या है कि जिस तरह स्टेट लॉज इंडिविजुअल्स को डील करते हैं इसी तरह इंटरनेशनल लॉ भी एक्चुअली इंडिविजुअल्स को डील करता है, इंडिविजुअल के राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करता है। तो जो इंडिविजुअल्स हैं एक्चुअली वही सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। लेकिन इस पर एक बहुत खूबसूरत क्रिटिसिज्म किया जाता है। फिलिप सी जैसप उन्होंने किया है। उनके कुछ वर्ड इस तरह हैं कि वाइल आई डू नॉट एग्री दैट स्टेट्स आर द ओनली सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बट I will not go to the other extreme and say that individuals are the only subject of international law। उनके मुताबिक ये है कि अगर तो हम सिर्फ ये मान लें कि स्टेट्स ही इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है तो वो भी गलत होगा। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही स्टेट सब्जेक्ट माने इंटरनेशनल लॉ का तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह एक तीसरी जो थ्योरी है वो जन्म लेती है और उसको कहते हैं जी इंडिविजुअल्स, स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज सब्जेक्ट ऑफ लॉ। अब इसके मुताबिक क्या है कि आपके इंडिविजुअल्स भी, आपके स्टेट्स भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, ये सारे ही सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ का। इसका जो मेजर जो जो प्रोपोनेंट है इस थ्योरी का वो है जे.जी. स्टार। अब इसकी जो तकवीत मिलती है इस थ्योरी को ये मिलती है कि स्टेट्स तो शुरू से ही सब्जेक्ट थी और अभी भी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि जितनी भी आपके कहने के जो कन्वेंशंस होते हैं, आपके ट्रीटीज़ हो रही हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो रही है, वो सारी की सारी स्टेट्स के दरमियान होती हैं। तो स्टेट्स को एज ए सब्जेक्ट तो लाजमी उसमें शामिल किया जाता है और उसके अलावा कोई और दूसरी बात नहीं हो सकती। जहाँ तक कंट्रोवर्सी इंडिविजुअल्स के हवाले से,
तो इंडिविजुअल्स पे भी बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जो एग्रीमेंट्स भी हुए हैं जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स और ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो इसलिए फिर इंडिविजुअल्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप एग्जांपल्स में देखें तो यूरोपियन जो कमीशन होता है ऑन ह्यूमन राइट्स, वो एक इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है। इसके साथ जेनीवा कन्वेंशन ऑन प्रिजनर्स ऑफ वॉर 1949, अगेन इस चीज़ की दलील है कि वो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, तो इंडिविजुअल्स की जो राइट्स की बात कर रहा है वो, इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स की इंपॉर्टेंट प्लेस है बिफोर इंटरनेशनल लॉ। इसके साथ जिनोसाइड कन्वेंशन 1948 में होता है, तो वो भी इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948, वो भी जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी राइट्स की बात कर रहा है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स की राइट्स और ड्यूटीज़ की अगर आप बात करते हैं तो यकीनन जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ का। इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो आप बहुत सारे एग्रीमेंट्स, बहुत सारी ट्रीटीज़ में वो फ़ाल हैं, वो ट्रीटीज़ कर सकती हैं, और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एक एक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं किसी भी डिस्प्यूट की सेटलमेंट में गुड ऑफिसर्स के थ्रू। वो जो इसके अलावा इंटरवेंशन कर सकती हैं अगर कोई एजेंसी ऐसी अथराइज्ड है जो कॉम्पिटेंट है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, तो इंटरफेयर्स कर सकती है किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट में। और इसी तरह जो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अगेन वो एडवाइजरी ओपिनियन दे सकता है, वो किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में अपने डिसीजन दे सकता है। तो वो भी एक, आप कह लें कि एक अपनी, अगर उसकी बाइंडिंग है, उसके डिसीजंस की बाइंडिंग है, वो एक डिसीजंस माने जाते हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो यूँ ये जो तीसरी थ्योरी है वो ज़्यादा वैलिड जो है ना वो मालूम होती है, क्योंकि उसमें जो स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल एंटिटीज़ हैं, उन सब को एज अ सब्जेक्ट माना गया है। तो यूँ मुख्तलिफ थीरीज़ हैं सब्जेक्ट्स के हवाले से, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, जो अब हमने इसमें डिस्कस किया।